नमस्कार दोस्तों, आईएएस साहब पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कमिटीज और कमीशन वीडियो सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे जस्टिस जीरोहिनी कमीशन के बारे में। जस्टिस जीरोहिनी कमीशन प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में जस्टिस जीरोहिनी कमीशन एक्सटेंड कर दिया गया था। 2021 में फाइनल रिकमेंडेशन आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। जस्टिस जीरोहिनी कमीशन 5 मेंबर कमीशन है। आर्टिकल 340 के तहत जस्टिस जीरोहिनी कमीशन गठन किया गया था। तो ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित फर्स्ट कमीशन था काका कालेलकर कमीशन, 1953 में गठन किया गया था। फिर देखिए आर्टिकल 340 के तहत 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा गठन किया गया था बीपी मंडल कमीशन। तो जस्टिस जीरोहिनी कमीशन का मेन मकसद क्या था? सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। देखिए सब कैटेगराइजेशन इतना एसेंशियल क्यों है? भारत में ओबीसी सेंट्रल लिस्ट के अंदर टोटल 5000 ऑड कास्ट है। तो 5000 ऑड कास्ट के अंदर ज़्यादातर जो बेनिफिट है ये मिलता है कुछ ही डोमिनेंट ओबीसी ग्रुप को। सपोज गवर्नमेंट जॉब में 100 सीट रिजर्व है ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो 100 सीट के अंदर 90 सीट मिलता है डोमिनेंट ओबीसी ग्रुप को और 10 सीट मिलता है ओबीसी लिस्ट के अंदर बाकी जो जनजाति है उनको। तो यहाँ पर इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इक्विटेबल किया जा सकता है? तो इसके लिए ओबीसी सब कैटेगराइजेशन एसेंशियल है। तो ओबीसी सब कैटेगराइजेशन के लिए गठन किया गया था जस्टिस जीरोहिनी कमीशन। तो जब जस्टिस जीरोहिनी कमीशन गठन किया गया था, इस कमीशन के सामने मेन मैंडेट क्या था? मेन मैंडेट था इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है ये एग्जामिन करना, और सब कैटेगराइजेशन कैसे किया जा सकता है इसके बारे में प्रॉपर मैकेनिज्म, क्राइटेरिया, नॉर्म्स, पैरामीटर, साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करना, और अदर बैकवर्ड क्लासेस और रेस्पेक्टिव सब कैटेगरीज आइडेंटिफाई करना। तो फोर्थ टर्म में ऐड किया गया था टू स्टडी द वेरियस एंटायर्स इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी एंड रिकमेंडेड करेक्शन ऑफ एनी रिपीटेशन, एम्बिग्विटीज, इनकॉन्सिस्टेंसीज एंड एरर्स ऑफ स्पेलिंग और ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 2015 में एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा एक रिकमेंडेशन दिया गया था। तो इस रिकमेंडेशन को हेड कर रहे थे रिटायर्ड जस्टिस ऐश्वर्या। तो इस रिकमेंडेशन में कहा गया था 27% आरक्षण के अंदर 3 सब कोटा होना चाहिए। तो फर्स्ट होगा ग्रुप ए में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ग्रुप बी में मोर बैकवर्ड क्लासेस और ग्रुप सी में बैकवर्ड क्लासेस। तो एनसीबीसी के बारे में बात करते हैं। देखिए इंदिरा साइनी जजमेंट के बाद एनसीबीसी गठन किया गया था। तो फर्स्ट एनसीबीसी था स्टैट्यूटरी बॉडी। तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। तो एनसीबीसी आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। तो आर्टिकल 338 बी में मेंशन किया गया है एनसीबीसी, आर्टिकल 338 ए में मेंशन किया गया है एनसीएसटी और आर्टिकल 338 में मेंशन किया गया है एनसीएससी। क्लियर। देखिए ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित फर्स्ट कमीशन था काका कालेलकर कमीशन। तो काका कालेलकर कमीशन गठन किया गया था 1953 में और रिकमेंडेशन आया था 1955 में। तो रिकमेंडेशन क्या था? फर्स्ट रिकमेंडेशन था अगला जो सेंसस है, मतलब 1961 का जो सेंसस है एक कास्ट के आधार पर होना चाहिए। फिर भारत में जितने भी महिला है सबको ओबीसी लिस्ट के अंदर डाल देना चाहिए और ओबीसी कैटेगरी में इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए लैंड रिफॉर्म वैसा ही होना चाहिए। ग्रुप ए सर्विसेज मतलब कि आईएएस या फिर आईपीएस में भर्ती होने के लिए 25% आरक्षण देना चाहिए और ग्रुप बी सर्विसेज मतलब कि स्टेट पीसीएस में भर्ती होने के लिए 33% रिजर्वेशन देना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा काका कालेलकर कमीशन का रिकमेंडेशन रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर गठन किया गया था मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन का रिपोर्ट कब आया था? 1980 में आया था। तो मंडल कमीशन के तहत कहा गया था भारत में एससी और एसटी को एक्सक्लूड करके टोटल 52% पॉपुलेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आता है। तो मंडल कमीशन के अंदर टोटल 5 मेंबर था और मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण मिला था अदर बैकवर्ड क्लासेस को। देखिए 27% के अंदर जिन जनजाति का एनुअल इनकम 6 लाख से ऊपर है उनको डाल दिया गया था क्रीमी लेयर के अंदर, और क्रीमी लेयर के अंदर जो जनजाति रहेगा उनको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के बारे में। देखिए आज के समय में भारत में ऐसा 10 स्टेट है जहां पर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी अवेलेबल है। कौन कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, हरियाणा है,
झारखंड है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है और जम्मू है। तो क्राइटेरिया क्या क्या था? क्राइटेरिया था डिनोटिफाइड, नोमाडिक और सेमी नोमाडिक ट्राइब, द रिलीजन ऑफ ए कम्युनिटी, कास्ट स्टेटस बिफोर कन्वर्सन टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एंड पार्सिव स्टेटस सोशली और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। देखिए काका कलेलकर कमीशन में कहा गया था ओबीसी सब कैटेगराइजेशन के बारे में। तो एक तो होना चाहिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज और एक होना चाहिए बैकवर्ड कम्युनिटीज। फिर मंडल कमीशन के अंदर टोटल 5 मेंबर था, तो एलआर नायक एक मेंबर थे। तो एलआर नायक के द्वारा प्रपोज किया गया था सब कैटेगराइजेशन इन इंटरमीडिएट एंड डिप्रेस बैकवर्ड क्लासेस, और जस्टिस ऐश्वर्या के द्वारा कहा गया था सब कैटेगराइजेशन विद इन ओबीसी इनटू एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस ग्रुप ए, मोर बैकवर्ड क्लासेस ग्रुप बी और बैकवर्ड क्लासेस ग्रुप सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या क्या फाइंडिंग्स है जस्टिस जीरोहिनी कमीशन का। देखिए 97% ऑफ ऑल जॉब एंड एजुकेशनल सीट हैव गन टू जस्ट 25% ऑफ ऑल सब कास्ट क्लासिफाइड एज ओबीसी, मतलब कि 100 सीट के अंदर 90 सीट जाता है डोमिनेंट ओबीसी कास्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेटा है 983 ओबीसी कम्युनिटीज 37% ऑफ टोटल हैव जीरो रिप्रेजेंटेशन इन जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए अच्छे से देखिए 983 ओबीसी कम्युनिटी ऐसा है जिनका रिप्रेजेंटेशन जीरो है, और 994 ओबीसी सबकास्ट ऐसा है जिनका रिप्रेजेंटेशन है 2.68%। तो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो क्या क्या प्रपोजल था? तो फर्स्ट प्रपोजल था आज के समय में भारत में 2633 अदर बैकवर्ड कास्ट है। तो 2633 अदर बैकवर्ड कास्ट को 4 कैटेगरी में स्प्लिट किया गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी में है 1674 कास्ट ग्रुप, सेकंड कैटेगरी में है 534 कास्ट ग्रुप, थर्ड कैटेगरी में है 328 कास्ट ग्रुप और फोर्थ कैटेगरी में है 97 कास्ट ग्रुप। देखिए फर्स्ट कैटेगरी को वेटेज कितना मिला है 2, सेकंड कैटेगरी को वेटेज मिला है 6, थर्ड कैटेगरी को वेटेज मिला है 9 और फोर्थ कैटेगरी को वेटेज मिला है 10। तो फोर्थ कैटेगरी के अंदर है डोमिनेंट ओबीसी कास्ट। तो डोमिनेंट ओबीसी कास्ट को यहाँ पर वेटेज मिल रहा है 10, और फर्स्ट कैटेगरी के अंदर उन जनजाति है जिनको अभी तक जो आरक्षण का जो लाभ है ये नहीं मिला है, तो उनको वेटेज मिल रहा है 2। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसलिए इस जबकि 97% जो कास्ट ग्रुप है 97% कास्ट ग्रुप को देना चाहिए था वेटेज 2, और कैटेगरी 1 में जो कास्ट है उनको देना चाहिए था 10। ठीक है, तो यहाँ पर इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हर्डल्स के बारे में। तो जस्टिस जीरोहिनी कमीशन के अंदर प्रॉपर डेटा मिसिंग है, और जस्टिस जीरोहिनी कमीशन के तहत कहा गया था अगला जो सेंसस है एक कास्ट बेसिस में होना चाहिए, बट होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा मना कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म के बारे में। फर्स्ट तो देखिए यहाँ पर वेटेज ठीक ठाक नहीं है, तो 97 कास्ट ग्रुप को दिया गया है वेटेज 10, और फर्स्ट कैटेगरी में जो कास्ट है उनको दिया गया है वेटेज 2। तो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये फर्स्ट क्रिटिसिज्म है। सेकंड देखिए सेंट्रल और ओबीसी लिस्ट के अंदर ऐसे बहुत सारा जनजाति है जिनका नाम आएगा स्टेट ओबीसी लिस्ट में, बट सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में नहीं आएगा, अदरवाइज सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में आएगा या फिर स्टेट ओबीसी लिस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है। फिर देखिए सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में वेटेज मिल रहा है 2 और स्टेट ओबीसी लिस्ट में वेटेज मिल रहा है 6। तो यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा खड़ा हो सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रल ओबीसी लिस्ट और स्टेट ओबीसी लिस्ट रिकॉन्साइल करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए सम ग्रुप्स बिलीव दैट एजुकेशनल लेवल आर ए मोर रिलायबल डिटरमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देन कास्ट। ठीक है, मतलब कौन सा फैमिली के अंदर एजुकेशनल लेवल कितना है, पहले से कितना जॉब अवेलेबल है, ये सब देखना चाहिए। इस सब के आधार पर जो कैटेगराइजेशन है ये करना चाहिए। ठीक है, बट इसके आधार पर नहीं हो रहा है, तो एक क्रिटिसिज्म है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।